जैदी साहब, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूं। आखिर ईरान और अमेरिका इजराइल के इस कड़े रुख में पूरे विश्व का नुकसान हो रहा है। अब जबकि एक पहल, डोनाल्ड ट्रंप तो यही कह रहे हैं कि 15 सूत्रीय उन्होंने कार्यक्रम दिया है। ये ईरान जो मतलब एक तरफ तो मुआवजा भी मांग रहे हैं कि भाई जितना युद्ध में हमको नुकसान हुआ है मुआवजा दीजिए, दूसरी तरफ युद्ध खत्म करने को लेकर एक अलग ही अकड़ दिख रही है। आपको नहीं लगता है कि एक रास्ता निकालने की जरूरत है? शांति से ही तो कोई रास्ता निकलेगा। बिल्कुल। अंजना जी, ईरान तो ये युद्ध चाहता ही नहीं था, उसके ऊपर ये युद्ध थोपा गया है। हम्म। और अब जब ईरान अपना डिफेंड कर रहा है तो जाहिर सी बात है, जो नुकसानात इस हमले में ईरान के हुए हैं उसकी एक शर्त नहीं है, मुआवजे की शर्त नहीं है, बल्कि और भी शराइत हैं। हम्म। उसकी सबसे अहम शर्त यह है कि इस पूरे रीजन से अमरीकी बेसिस को खाली कराया जाए, उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। और भी इसके अलावा देखिए, ईरान मतलब इस जंग बेसिकली को जैदी साहब आप कह रहे हैं कि ये युद्ध खत्म नहीं होगा, यही है ना? नहीं, क्योंकि आप भी ईरान जानते ईरान हैं कि चाहता है। अमेरिका वहां से एग्जिट करेगा नहीं, है ना? ना ईरान नहीं नहीं मानेगा कि वो करेगा। न्यूक्लियर एनर्जी पूरी तरह से खत्म कर दे, अपना जो वो न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे तो युद्ध खत्म ही नहीं होगा, तो फिर लड़ते रहिए, बर्बाद कीजिए। और अब अमेरिका को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, खाड़ी के देशों पर हमले कर रहा है बिल्कुल हो ईरान। रहा है। बिल्कुल। अंजना जी, इस युद्ध में जो नुकसान हो रहा है वो अमेरिका का नुकसान हो रहा है। इस युद्ध में जो नुकसान हो रहा है वो इसराइल का भी नुकसान हो रहा है। और मैं इसराइल का समझता हो रहा हूँ है। इस इसराइल का हो रहा है। बिल्कुल इसराइल में बहुत 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 बमबारी हो नुकसान। रही है। अमेरिका या का क्या नुकसान हो अमेरिका रहा है बता दीजिए, फिर मैं जाऊंगी बाकी मेहमानों के पास। अमेरिका का जनरल नुकसान मेस्ट्रॉन ये हो कंटिन्यू। रहा है कि अमेरिका के 13 बेसिस जो हैं इस पूरे क्षेत्र में अनएक्टिव हो चुके हैं, उनको बिल्कुल धराशायी कर दिया गया है। जो ईरानी और दुनिया के जो एनालिस्ट हैं वो बता रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ईरान, देखिए, ईरान युद्ध रोकना चाहता है, लेकिन दुनिया इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि अब पूरे वेस्ट एशिया में अमेरिका की थोपी गई व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अब व्यवस्था अगर उस व्यवस्था से अलग हटकर ईरान के खिलाफ जो एक प्रोपागेंडा उससे बाहर निकलकर अगर दुनिया सोचना चाहती है, तो ईरान तो बहुत सारे देशों को ऑयल भी, एलपीजी भी, सब कुछ तो प्रोवाइड करा रहा है, वो जाने दे रहा है। बहुत सारे टैंकर आ रहे हैं, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने ईरान से अप्रोच किया है। और इस ठीक है। अप्रोच का जनरल नतीजा ये मेस्ट्रॉन, हुआ है जनरल कि इंडिया मेस्ट्रॉन। को भी उसने हाँ उसने बिल्कुल। इंडिया को भी ये चाइना, इजाजत दी है चाइना, कि वो अपने इंडिया, रशिया, सबको वो कह रहे हैं हमारे दोस्त मुल्क के तौर पर हम सारे जहाज जाने देंगे। लेकिन अब तो मतलब युद्ध खत्म होना चाहिए ना। ये तो कोई भी जो सेन तरीके से सोचेगा वो युद्ध को खत्म करने की सोचेगा, लेकिन ऐसी शर्तें अमेरिका थोड़ी ना इन देशों, और वो देश तो अभी भी यूएई भी बीते दिन कह रहा है कि भाई इस बार अंत की लड़ाई करे अमेरिका। जनरल मेस्ट्रॉन। सॉरी, आवाज क्लियर नहीं थी। जनरल मेस्ट्रॉन, खाड़ी के भी 2-3 देश हैं जिसमें यूएई प्रखर रूप से कह रहा है कि अमेरिका युद्ध को जारी रखे, ईरान का एकदम अंत करना जरूरी है, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कहिए तो जो ये शर्तें रख रहे हैं कि अमेरिकी बेसेस वहां हमेशा के लिए खत्म कर दे अमेरिका, ऐसी शर्तें जिससे मतलब ये युद्ध ऐसा लग रहा है कि यूं ही चलता रहेगा। देखिए, आज की तारीख में अंजना देखा जाए तो लगता है कि सभी चाह रहे हैं युद्ध चले। ईरान भी चाह रहा है युद्ध चले। ईरान तो बोलता है कि जितना लंबा चलेगा तो उसमें उनका ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो एक विक्ट्री डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितना लंबा युद्ध चलेगा ईरान को उसमें वो ज्यादा हावी होंगे। और अमेरिका और इसराइल चाहते हैं ये युद्ध छोटा चले और जल्दी खत्म हो, और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार बोलते हैं कि हम ये युद्ध जीत रहे हैं और ईरान से हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो घोषणा कर रहे हैं वो शायद गलत ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऑन ग्राउंड सिचुएशन है तो आज की तारीख में ईरान का पलड़ा जरूर भारी दिख रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी मैं आज बोलूंगा ईरान के पास जो लेवरेज है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस प्रकार डिस्ट्रप्शन किया गया है, तो वो सबसे बड़ा लेवरेज है ईरान के अंदर में। और वो लेवरेज ये है कि वो अमेरिका को भी इफेक्ट करता है, पूरे विश्व को करता है। और वो इसीलिए करता है क्योंकि इससे इंटरनेशनल ब्रेंट क्रूड प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और जब ये प्राइसेस बढ़े तो इकोनॉमिक, सब देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है। तो एक ईरान ने एक पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा इन्फ्लुएंस कर लिया है, इस लिहाज से मैं बोलना चाहूंगा, और वो हावी हो चुके हैं। और यहाँ उस लिहाज से ईरान का पलड़ा काफी भारी है। लेकिन अमेरिका उनका, स्टेट ऑफ हाँ। हॉर्मुज को क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो उस लिहाज से अमेरिका और इसराइल और सारा विश्व तो चाहता है जल्दी खत्म हो ये लड़ाई। लेकिन मेरे को लगता है क्योंकि पलड़ा अभी ईरान का भारी है, तो इसीलिए वो मैं बोल रहा हूँ अपना ऐसा लिवरेज उसने रखा हुआ, इसलिए उसने भी अपनी
बहुत मजबूत शर्तें रख दी हैं, और अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए अभी थोड़ी स्थिति गंभीर हो चुकी है ये युद्ध को कंप्लीट करने के लिए। तो ठीक है। मेरे को लगता है ये युद्ध तो अभी लंबा ही चलेगा, क्योंकि शर्तें जिस प्रकार दोनों तरफ ने रखी हैं अपोजिंग फोर्सेस ने, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग शर्तें रखी हैं। तो युद्ध मेरे को लग रहा है लंबा चलेगा। बिल्कुल। और जनरल दयाल के पास अब मैं जाती हूँ, जनरल मेस्टन। जनरल दयाल, आखिर डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको मतलब सदी का सबसे मुश्किल सवाल देना चाहती हूँ आज, कि डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है उसको जरा समझाने की कोशिश कीजिए। भाई, उनका एक पुराना 1988 का इंटरव्यू कोट किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं रहता तो खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेता। अब हॉर्मुज़ से आगे बढ़ नहीं पाएंगे, और ईरान ने जैसी वहां पर तैयारी कर रखी है, और खार्ग में भी अब तो कर ली है, दोनों ही जगहों पर। और जो जिस एक्शन में अब 10 दिन का फिर से वो मोहलत दे रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? देखिए, 10 दिन का मोहलत दे रहे हैं क्योंकि इस 10 दिन में इजराइल जो है वो अपना एक लेबनान के अंदर जो उसका ऑब्जेक्टिव है, एक तो उसको हासिल कर लेंगे, लिटानी रिवर तक मेरे ख्याल में वो अपना कब्जा कर लेंगे। दूसरा, माने ना माने, ईरान का नुकसान तो हो रहा है। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये युद्ध गलत है, अमेरिका ने गलत किया जो किया, पूरी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर दी, लेकिन नुकसान तो ईरान का भी बहुत हो रहा है ना। तो वो इस 10 दिन के अंदर, और कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल्स पे कोशिश है। अंजना, देखिए, नहीं चल सकता ये युद्ध इसके बाद। 10 दिन के बाद ये दुनिया हाहाकार मचेगी, और फिर ऐसा ना हो कि पूरे के पूरे नाटो और पूरी की पूरी कंट्रीज सब ईरान के खिलाफ हो जाएं। ये भी तो हो सकता है ना कि अमेरिका को वहां से स्ट्रेंथ मिल जाए। इतना जल्दी ये मान लेना कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अमेरिका का कुछ मिलिट्री नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उसकी इकोनॉमी, उसके उस पर इतना नुकसान नहीं है जितना लोग अंदेशा लगा रहे हैं, जितना हमारे पे, हम सब पे, जितना इस रीजन पे जो नुकसान हो रहा है। तो ये एक मेरा मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को डिसाइफर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब 2 महीने बिल्टअप हो रहा था लोग नहीं समझ पाए। पर मैं फिर भी ये मान रहा हूं कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं एक हैवी पनिशमेंट के बाद ईरान से निकलना चाहेंगे, ईरान से निकलेंगे, क्योंकि वो भी समझते हैं कि इसके बाद उनका नुकसान होगा 10 दिन के बाद। अब तक उनका इतना नुकसान नहीं हुआ, उनकी छवि को अगर वो यहां से बिल्कुल बेरुख होकर लौटते हैं तो फिर तो सुपर पावर खत्म हो गए ना, फिर तो उनकी कोई मानेगा नहीं ना। दुनिया में परसेप्शन होती है। जब 1956 में जो पैनामा कैनाल का जो सुएज कैनाल का मुद्दा उठा था, तो ब्रिटेन उसके बाद खत्म हो गया था ना, क्योंकि उसको बैकआउट करना पड़ा। हॉर्मुज में बहुत ज्यादा नहीं उलझेंगे। ये जो मोबिलाइजेशन है 10,000 ट्रूप से क्या होएगा, उनके 50-60,000 ट्रूप से 20,000 ट्रूप्स जो है वो ग्राउंड ऑपरेशंस कर सकते हैं, लेकिन यहां कम से कम भी उनको 3 to 4, जैसे इराक में मोबिलाइजेशन थी, ऐसी मोबिलाइजेशन देखने को नहीं आ रही है। और कोई हाफ हार्टेड अगर वो कार्रवाई करेंगे ईरान के अंदर, तो उनको बहुत मुंह की खानी पड़ेगी, और फिर अमेरिका जो है उसका अस्तित्व, अमेरिका की जो सुपर पावर परसेप्शन है दुनिया में, जो भय है अमेरिका का, वो खत्म हो जाएगा, जो कि वो नहीं होने देंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं वो रास्ता निकालने की चेष्टा कर रहे हैं, और इसका रास्ता निकलेगा। देखिए, मेरा मानना है, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूं कि 10 दिन के बाद कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, इसलिए वो टाइम बाय कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं वो लड़ाई करना चाहते हैं, लोग कह रहे हैं वो डिस्ट्रॉय करेंगे। क्या रास्ता निकलेगा? नहीं, क्या रास्ता निकलेगा जनरल दयाल? मैं सोच रही थी कि मैं पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाऊं, क्या रास्ता निकलेगा? रास्ता देखिए, दोनों क्लाइम डाउन करेंगे। मैं देखिए अंजना, दोनों क्लाइम डाउन करेंगे। अमेरिका भी ये 15 डिमांड में काफी बेतुकी डिमांडें हैं, बिल्कुल। ईरान की भी काफी बेतुकी डिमांडें हैं। बैकडोर चैनल्स पे कहीं रियलाइजेशन होगा, दोनों क्लाइम डाउन करेंगे। चलिए ठीक है, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगी, लेकिन एक बात दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को दिखा दीजिए। प्रदीप जी, ऐसे में ईरान ने इस बात के लिए हामी भर दी है कि भाई रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का भी वो कह रहा है, जो देश है उनके जहाज हम जाने देंगे। ये भारत के लिए जाहिर तौर पर राहत की बात है, लेकिन जिस तरह से अभी दोनों देशों की ये ईगो की लड़ाई चल रही है, 3 धुरी इसमें है, इजराइल अमेरिका एक तरफ और ईरान एक तरफ, क्या आपको लग रहा है कि कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि सबको यही लग रहा है कि अब ट्रंप तो फिर नई धमकी दे रहे हैं, कभी 10 दिन की मोहलत, फिर धमकी, फिर कुछ। देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर नेता से बात करी है जो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, और उन्होंने हमेशा कहा है भारत इज ऑन द साइड ऑफ पीस। और इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है जिससे जीसीसी कंट्रीज भी बात कर रही है, इजराइल भी बात कर रहा है, ईरान भी बात कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी उसको लूप में रख रहा है। और ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हिंदुस्तान के हर जहाज को अलाउ किया। ये साबित करता है कि भारत का नेशनल इंटरेस्ट, ये क्राइसिस अगर आगे भी चलता है तो प्रोटेक्टेड है। और सरकार की सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि एंड कंज्यूमर को
को इसका कोई भी नुकसान ना हो, इसीलिए आज एक्साइज ड्यूटी को 10 रुपए से घटाया है, जो ऐतिहासिक है। और इससे सरकार को 1.7 लाख करोड़ का बेशक रेवेन्यू नुकसान है, परंतु सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ एंड कंज्यूमर की जो दिक्कत जीरो हो वो मैटर करता है। इसीलिए पूरे के पूरे क्राइसिस अगर आप देखिए, यूएस में 20% पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, चाइना में, कनाडा में 28% बढ़े, चाइना में 12% बढ़े, इटली में 16% बढ़े, पर भारत में रिलेटिवली ये स्टेबल है। वहीं अगर आप देखें, इस वक्त हम उम्मीद कर रहे थे कि अफवाह नहीं हो, कांग्रेस पार्टी की नियत और नीति सिर्फ इस क्राइसिस से अपॉर्चुनिटी देखने की है, तभी कांग्रेस इकलौता ऐसा राज्य है जिसने वैट को 5 रुपए पेट्रोल और डीजल पे बढ़ाया है। तो ऐसे क्राइसिस के समय कांग्रेस पार्टी जो है अपनी तिजोरी भरने का प्रयास कर रही है, तो मैं कांग्रेस को आपके जरिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप रोल बैक करिए। दूसरी बात आपने कही कि क्या सरकार तैयार है, बिल्कुल सरकार तैयार है। 2 महीने तक का हमारा सप्लाई जो पूरा क्रूड ऑयल सप्लाई सॉर्टेड है, 74 डेज का हमारा स्टोरेज कैपेसिटी पेट्रोलियम एंड रिफाइनरीज की कंप्लीट है। और उससे बड़ी बात यह है, आज अगर आप हमारे सप्लाई को स्टडी करेंगे अंजना जी, तो हमारा लगभग 73% सप्लाई जो है क्रूड का, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता ही नहीं है, जिसमें लैटिन अमेरिका से आता है, रशिया से आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है। तो अगर ये हाइपोथेटिकली क्राइसिस एक्सटेंड भी करता है तो हमारे क्रूड के सप्लाई पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बड़ी बात मैं कहूंगा कि एलपीजी पे भी अंजना जी, जब हम ये क्राइसिस के शुरुआत में थे तो 50% नहीं, 60-70% तक हम लोग इंपोर्ट करते थे। आज 50% डोमेस्टिक एलपीजी कैपेबिलिटी बढ़ चुकी है। मतलब 80,000 मीट्रिक टन में से आज 50 से 55,000 मीट्रिक टन हमारी रिफाइनरीज ही प्रोड्यूस कर रही है।